पढ़ा जनरल इंट्रोडक्शंस और आपने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल के में हमने डीनियल सेल का एग्जांपल दिया था। उसके लास्ट वीडियो में हमने बताया था सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन हमने आपको लोन की तरह बताया था। क्या बताया था आपको? लेफ्ट साइड में लोन याद करने का तरीका बताया था। लोन लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, उसे बोलेंगे एनोड, और वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये आपको बताया था। तो कभी भी आपको अगर बनाना हो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कोई भी गैल्वेनिक सेल आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या करेंगे? मेटल से क्या आएंगे यहाँ पे? मेटल आयन, फिर लगाएंगे सॉल्ट ब्रिज। मेटल से मेटल आयन, फिर सॉल्ट ब्रिज से क्या होगा? इधर क्या होगा? मेटल आयंस किसमें होंगे? मेटल में। अब आप मुझे बताइए, मेटल से मेटल आयन बनना तो यानी क्या हुआ? अगर कोई चीज आयन बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। यहाँ पर मेटल, अब पता है मेटल आयन पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है, कभी नेगेटिव के लिए दिमाग में आ जाए। मेटल आयन पॉजिटिव है, उसे क्या बनाना? न्यूट्रल मेटल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज हुए उसे बोला ऑक्सीडेशन, ठीक। जब मेटल में इलेक्ट्रॉन क्या हुए? गेन हुए, उसे क्या बोला हमने? रिडक्शन। क्या बोला हमने? रिडक्शन। ये हमेशा ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है? एनोड पर होता है। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है, भूलनी बिल्कुल नहीं है, ठीक। ये तो था प्रीवियस वीडियो में, मैंने इस पे आपको क्वेश्चंस भी दिए थे। होपफुली कि आपसे क्वेश्चंस हो गए हों, ठीक। तो अब हम आगे की बात करते हैं। देखो बहुत सारा के सेल रिप्रेजेंटेशन करना। अगर मैंने मेटल का रिप्रेजेंटेशन जो मैंने करके दिखाया था आपको, मेटल का रिप्रेजेंटेशन तो कैसे किया था मैंने? Zn/Zn+2, दो मेटल ही है, कॉपर। मैं जरूरी नहीं दोनों लिखूं, इसमें मैंने दोनों लिख के दिखाया क्योंकि इससे हमारी बातचीत हो चुकी थी। अगर कहीं मैं आपसे कह दूं मेटल अमलगम के बारे में, मेटल अमलगम क्या होता है आपको पता है? जिंक मरकरी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो सकता है? Zn क्या हो? मरकरी में प्रेजेंट हो, उससे क्या बने? Zn+2। एक सेल हो गया। दूसरी सेल हो सकता है यही सेम आ जाए। भाई हम तो एक इलेक्ट्रोड बनाएंगे ना, कैथोड या एनोड, दोनों भी बन सकते हैं। हमने तो मेटल लिया ना यहाँ अमलगम में, बस मेटल अमलगम। इसके बाद अगर मुझे गैस इलेक्ट्रोड आ जाए, कहेगी गैस इलेक्ट्रोड। अब देखो इलेक्ट्रोड में गैस तो बेचारी इलेक्ट्रोड का वर्क कर नहीं सकती। मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रोड आपके टू टाइप के होते हैं, एक वो एक्टिव जो खुद पार्टिसिपेट करते हैं और एक होते हैं इनर्ट। तो गैस खुद तो इलेक्ट्रोड का वर्क नहीं कर सकती, खुद तो सरफेस प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो ये क्या करेगी? इसके लिए हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोड जनरली हम प्लेटिनियम का यूज करते हैं। तो प्लेटिनियम हमने ले लिया इसमें, ठीक। और इसके साथ हाइड्रोजन ही ले लें। प्लेटिनम क्या है? सॉलिड है। तो देखो अगर दो फेज हो रहे हैं तो उनको हम स्लैश से डिफरेंशिएट करते हैं। ये गैस है, ठीक। गैस से क्या बनेंगे? 2H आयन। ये क्या है? एक्वस। तो ये एक साइड का है। अब तुमको ये तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडेशन की तरह। भाई H2 0 से +1। तो लेकिन अगर इसका रिडक्शन लिखना, ये भी लिख सकते हैं। रिडक्शन अलग टाइप से होगा, मैं इसके बारे में डिटेल में अभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाऊंगी भी। अगर चलो तुम्हारा अगर इसे मैं रिडक्शन में लिखना चाहूँ तो क्या होगा? 2H H2 गैस, ये एक्वस लिखेंगे यहाँ पे, और Pd उल्टा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। गैस इलेक्ट्रोड के बाद अगर आए आपके आयन इलेक्ट्रोड, आयन के बीच में आयन कैसे लिखेंगे? भाई देखो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन दिया उसमें भी हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया, कैसा है? सॉलिड, प्लेटिनम सॉलिड होता है। इसमें मैंने लिया Fe+2 क्या? एक्वस, ठीक है, कॉमा Fe+3, ये भी एक्वस। ऑक्सीडेशन यहाँ भी हो रही है, यहाँ सॉल्ट ब्रिज आ गया। लेकिन अगर दोनों की फेज सेम है तो उनके बीच में कॉमा लगाते हैं, अगर फेज अलग अलग है तो स्लैश लगाते हैं। बस यही बात बताने के लिए सारे इलेक्ट्रोड लिखे थे और कोई मोटिव नहीं था। पेपर में कैसे भी लिख कर आए आपको पता होना चाहिए। सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है? 1 होती है, और हम एक्वस की कंसंट्रेशन को ही न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। सिर्फ जस्ट आपको देखना आना चाहिए, पता करना आना चाहिए कि भाई क्या है। हाँ, एक हो सकता है मेटल इनसॉल्युबल
सॉल्ट, ऐसा भी कुछ आ जाता है अगर एजी टाइप की कुछ चीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपने AgCl ले लिया, AgCl क्या बना है, सॉलिड, सॉलिड AgCl कॉमा इससे क्या बनेगा, Ag मेटल। भाई AgCl से क्या बन गई, Ag मेटल बन गई स्लैश Cl नेगेटिव एक्वस। भाई ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड था, इनके बीच में कॉमा लगा दिया, Cl क्या है हमारी एक्वस में, इसके बीच में नेगेटिव लगा दिया। फिर आएगा इसके बाद सॉल्ट ब्रिज, इसके बाद क्या आएगा सॉल्ट ब्रिज। इसकी रिएक्शन कैसी होगी मैं एक बार बता देती हूँ, इसकी रिएक्शन दिमाग में आ रहा होगा। इसमें क्या होगा, AgCl इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाता है, AgCl नेगेटिव। अगर इसकी अपोजिट रिएक्शन लिखनी हो, इसकी अपोजिट रिएक्शन लिखनी हो, ये मैंने कौन सी लगा दी, सॉरी ये मैंने रिडक्शन वाली लिखी है। कौन सी लिखी है मैंने, रिडक्शन वाली। भाई यहाँ पे क्या है, इसका +1 थी, यहाँ 0 हो गई। मैंने कौन सी लिखी है, रिडक्शन वाली लिखी है। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन वाली लिख दूँ तो क्या होगा, यहाँ पर होगा Ag, यहाँ पे क्या होगा AgCl, क्या बनाएंगे AgCl और प्लस इलेक्ट्रॉन। भाई Ag क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आयन में कन्वर्ट होगा, AgCl बन जाएगी। ये इसकी ऑक्सीडेशन वाली है, ये इसकी रिडक्शन वाली है। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए दिया था कि क्वेश्चंस में इस टाइप से लिख कर आएंगे तो कंफ्यूज मत होना। पर जब ये चीजें हमें अच्छी तरह तब समझ में आएंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना। ये सिर्फ इस टाइप के इलेक्ट्रोड है, सिलेबस में कहीं नहीं है। किस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर रखा है कई तरह के इलेक्ट्रोड्स के, बस ये बताया मैंने आपको। चलिए वापस बैक टू सिलेबस। चलिए अब हम आते हैं अपने सिलेबस वाले पॉइंट। ठीक, मैं बताती हूँ फिर से हमारा गैल्वेनिक सेल, इसी के बारे में बात चल रही थी हमारी। ये क्या है, कॉपर है, इसमें कॉपर सल्फेट में मैं सोल्यूशन नहीं बना रही, आप समझ गए होंगे ये क्या सोल्यूशन है। ये क्या है, ZnROD है, ZnSO4, मैंने उसी का एग्जांपल ले रखा है, बीच में लगा रखा है हमने, सॉरी इन्वर्टेड U। कुछ बच्चों को क्वेश्चन होता है कि इन्वर्टेड क्यों होता है। बेटा अगर मैं सीधा रख देंगे तो आयन थोड़े अंदर आ पाएंगे, हमें तो क्या करना है, इससे आयंस का क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो हमें ये इन्वर्टेड ही रखना होगा ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव ज्यादा होगा तो ये नेगेटिव आ पाए, और यहाँ नेगेटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव आ पाए। ठीक, तो ये था हमारा गैल्वेनिक मतलब डेंजर सेल। ठीक, अभी मैंने आपको इसमें बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या बताया था, इसके और इसके बीच में क्या होगा, चार्ज का डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक पोटेंशियल डेवलप होगा। अब जो इलेक्ट्रोड है या तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। डिसॉल्व होती है, Zn आयन सॉल्यूशन में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, यानी कि Zn +2 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इस जब ये पोटेंशियल डेवलप होता है इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैंने बताया था जब किसी मेटल की रोड को उसी सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इमर्स करते हैं, डिप करते हैं, तो या तो वो क्या करती है, मेटल क्या करती है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है। अगर लूज करने की वजह से हुआ है तो उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और गेन करने की वजह से हुआ है तो उसे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, अगर गेन करने की वजह से हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं बता चुकी हूँ। ठीक, मैंने आपको ये बता दिया था। और एक और चीज देखते हैं, इस पर ये है वोल्टमीटर। ये क्या है, वोल्टमीटर। इस पर क्या आता है, हमारा सेल का वोल्टेज आता है, यानी पूरा सेल। भाई ये इसकी वोल्टेज, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन दोनों के डिफरेंशिएट से जो भी पोटेंशियल यहाँ पर आएगा उसे क्या बोलेंगे आप, सेल का पोटेंशियल। क्या बोलेंगे आपको, ई सेल, सेल का पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, सेल का पोटेंशियल। भाई हमने क्या करा, सेल लगाया, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये इसने अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किया, इसने अपना किया, लेकिन सेल पे जो वोल्टेज है हम तो उसी देख पाएंगे ना। तो ये क्या है, ई सेल। क्या है ये, ई सेल। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपको भी बता दिया ई सेल है। ठीक, तो पहले मैं इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर लूं, फिर ई सेल में चलते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड का नेचर, मतलब इलेक्ट्रोड किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नंबर 1 डिपेंड करता है वो मेटल एंड इट्स आयन या नेचर ऑफ
नेचर ऑफ मेटल एंड पिट्स आयन। एक तो इस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी चीजों पे डिपेंड करता है? मेटल एंड पिट्स आयन। नंबर 2 कंसंट्रेशन पर। नंबर 3 टेम्परेचर पे। बताती हूँ कैसे। कंसंट्रेशन पे क्या है भाई, देखो मैंने आपसे बताया था ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब आता है? जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, बता रखा है, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है। अगर मान लो मैं इस आयन को रिमूव कर दूं यहाँ से, तो क्या होगा? यहाँ कंसंट्रेशन कम हो गई, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट प्रिंसिपल, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो रिएक्शन उस साइड मूव करती है जहाँ कंसंट्रेशन कम होती है, तो रिएक्शन कहाँ करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ा ना, तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट हमारा पड़ा ही। अगला आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इसके थे इन तीन चीजों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक, अब एक और बात, अगर ये देखो ये डेनियल सेल है, कौन सा सेल है? डेनियल सेल। मैंने आपको बताया था इसके लिए जो वोल्टेज आती है ई सेल आती है, वो हमने कैलकुलेट करके 1.1 वोल्ट। भाई हमने इसका एग्जांपल लिया तो इसकी वोल्टेज भी हमने करके देखा होगा, तो इसकी हमने वोल्टेज देखी 1.1 वोल्ट। ठीक, अगर आपने इसको एक काम किया, इसको सेल को किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़ दिया, हमने इस सेल को ऐसे जोड़ा कि इसमें बाहर से हम एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा पाए। कैसा लगा पाए? बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल हम लगा पाए। ठीक, अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा पाए, तीन केस हो सकते हैं। ई सेल ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल। भाई इस पर क्या करें? हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, तो सॉरी एक्सटर्नल पोटेंशियल बाहर से लगा रहे हैं। ई सेल तो क्या हो गया? सेल का अपना पोटेंशियल, और ई एक्सटर्नल क्या होगा? जो बाहर से लगाया। दूसरा केस हो सकता है ई सेल इक्वल टू ई एक्सटर्नल, मतलब दोनों चीजें इक्वल हो। पहली बार सेल का पोटेंशियल ज्यादा हो, एक्सटर्नल कम हो, दोनों बराबर हो। तीसरा केस हो सकता है ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन ई सेल। अगर सेल बड़ा है तो सेल के अकॉर्डिंग ही काम चलेगा, अगर सेल पोटेंशियल ज्यादा है इट मीन सेल अपने अकॉर्डिंग ही काम करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे? जिंक टू कॉपर। करंट कैसे फ्लो करेगी? अपोजिट कॉपर टू जिंक। करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है ना। ठीक, जिंक पर जिंक क्या होगा? एनोड होगा, यानी डिसॉल्व होगा। कॉपर क्या होगा? डिपॉजिट होगा। कॉपर क्या होगा? कैथोड होगा। कोई दिक्कत? सिंपल बात है, दोनों बराबर हो गए। यानी जो एक केस, एक तो ये है, लेकिन एक्सटर्नल क्या होगा? इसके अपोज में जोड़ेंगे, सेम में तो जोड़ नहीं सकते। एक्सटर्नल क्या है? इसके अपोजिट। एक सेल का पोटेंशियल, एक्सटर्नल की अपोजिट पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल सेम हो गए, तो क्या होगी? रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो। कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? भाई जितना पोटेंशियल सेल दे रहा था हमने उसका अपोजिट पोटेंशियल जोड़ दिया, उसमें केमिकल रिएक्शन को जोड़ दिया। भाई ये पोटेंशियल कैसे डेवलप हो रहा है? ये डेवलप हो रहा है केमिकल एनर्जी जो इसकी बन रही है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर से सुनो, इन सेल से जो रिएक्शन हो रही थी, Zn बन रहा था Zn+2 में, कॉपर बन रहा था, कॉपर +2 बन रहा था कॉपर में, ये रिएक्शन थी इनसे केमिकल एनर्जी बन रही थी। ये केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही थी? इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही हमारा क्या था? ई सेल था। अगर हमने अपोजिट पोटेंशियल लगा दिया, अपोजिट पोटेंशियल कैसे लगाएंगे? भाई इलेक्ट्रिसिटी से तो लगाएंगे। अपोजिट पोटेंशियल हमने लगा दिया, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। कैसे होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। भाई केमिकल एनर्जी ने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की और जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, दोनों अगर सेम हो गए, दोनों ने एक दूसरे का क्या किया? अपोज किया, तो नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अब अगर एक्सटर्नल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो ज्यादा है और जो हमने प्रोड्यूस करी वो कम है, जो हमने प्रोड्यूस करी कम है, तो उल्टा केस हो गया। यानी हम केमिकल रिएक्शन तो होगी, लेकिन किसकी वजह से होगी? इसकी वजह से। जब इसकी वजह से होगी तो कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे? उल्टा फ्लो करेंगे। भाई देखो ये कहता था जिंक टू कॉपर फ्लो करो, ये तो उल्टी डायरेक्शन में लगा, ये क्या कहेगा? अब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे? कॉपर टू जिंक, उल्टा हो गया। ठीक, करंट कैसे फ्लो होगी? इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे, करंट कैसे फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी जिंक टू कॉपर। ठीक, इसमें कॉपर क्या किसका वर्क करेगा? अब कॉपर करेगा एनोड का वर्क, उल्टा हो गया। जिंक क्या करेगा? कैथोड, जिंक डिपॉजिट होगा। और इन अदर टर्म्स में कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में। भाई हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो
ऐसे सेल को मैंने पहले ही लेक्चर में नाम दिया था, उसको नाम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सेल। क्वेश्चन आया था बोर्ड का, पहले आया था एक्सप्लेन द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का उसमें एक लाइन देखी थी, इफ डेरियल सेल पोटेंशियल, जो कि सेल पोटेंशियल इज लोअर देन एक्सटर्नल पोटेंशियल व्हाट हैपन। तो आप बताएंगे जो हमारा सेल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल आंसर है, सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट सेल में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो ज्यादा है, उसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो यानी कौन सा सेल हो जाएगा, सेल कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा। ये आप अपनी एनसीईआरटी को लीजिएगा, पेज 2 या 3 पर ब्लू रंग का पूरा बना हुआ, इसे रीड कीजिएगा साथ साथ, जैसे ये पढ़े उसको रीड कीजिए, क्लियर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो सेल की कहानी थी। ठीक, चलिए इतना हो गया, आगे चलते हैं। कि मैं सेल अभी तक रब नहीं करी, इसका मतलब मुझे सेल से बहुत काम है। ठीक, अब हम बात करते हैं, अगर कोई रिएक्शन हो रही है Mn प्लस इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन, अगर मैं ये क्या है ये बताइए, ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखने का तरीका बताया था मैंने, पहले क्या आएगी सिंपल फॉर्म, फिर उसकी क्या आएगी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ऐसे लिखने को बताया था। इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने x लेनी, x वोल्ट लेनी है, कुछ भी ले लिया, x वोल्ट लेनी है। ठीक, इसी रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया, कौन सी बन गई बताओ, ये कौन सी बन गई, ये बन गई रिडक्शन। रिडक्शन में पहले क्या लेते हैं, रिड्यूस फॉर्म, देन पहले कौन सी फॉर्म लेते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, देन रिड्यूस फॉर्म। ठीक, तो अब मुझे बताइए, आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी थी 11th क्लास में, थर्मोडायनामिक्स क्या कहती थी, कोई रिएक्शन को अपोजिट करते उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती थी, अपोजिट हो जाती थी। ये क्या हो जाएगी, -x वोल्ट। सेम ही तो रिएक्शन है, जब दोनों सेम कंडीशन हो, सेम कंडीशन का मतलब है दोनों की कंडीशन सेम हो, यानी दोनों ही एक ही जैसी कंडीशन में हो। एक जैसी कंडीशन में रिएक्शन कब होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन में होती है। जब दोनों ही स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रखी होंगी तो इनका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस साइन का डिफरेंट होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा बस साइन का डिफरेंट। कैसे, इसमें क्या होगा, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, साइन का डिफरेंट है या वाइस वर्सा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आएगा, मैम सिंपल नहीं हो सकते, बिल्कुल सिंपल भी हो सकते हैं, OP और SRP भी हो सकते हैं, बट वो दोनों एक ही टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में करेक्ट होंगे, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, वैल्यू सेम होगी, बस साइन का डिफरेंस। ठीक, तो ये आपको इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं ई सेल की, तो मैं पूरा थोड़ा सा रफ करती हूँ। अच्छा, पहले ई सेल समझा देती हूँ। ई सेल का मतलब क्या है भाई, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस से जो वैल्यू यहाँ जनरेट होगी उसे तो बोलेंगे सेल वोल्टेज। भाई सेल की वोल्टेज तो यही आ रही है, उसी को बोलेंगे सेल वोल्टेज। तो हम इसी की बात करते हैं, फिर दोबारा बना देंगे, इसी की हम बात करते हैं। नाम है, मेरे सारे नाम है इसके, ई सेल तो जनरली बोलते हैं, और सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज और ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, कई सारे नाम हैं। ठीक, अब बेटा जी एक बात ध्यान रखना। ठीक, अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ई सेल निकालने को आए, ईएमएफ निकालने को आए, सेल पोटेंशियल निकालने को आए, सेल वोल्टेज निकालने को आए, सब कुछ एक ही है, क्योंकि एक ही तरह से निकालेंगे। लेकिन अगर थ्योरेटिकल की बात करें तो इनकी डेफिनेशन अलग है। मैं पहले डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर आपको मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन, आपको पता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में डिफरेंस की वजह से, दो हाफ सेल के डिफरेंस की वजह से, भाई एक का पोटेंशियल हाई होगा, एक का पोटेंशियल लो होगा, साइन में भी डिफरेंस होगा, उनकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे बोलेंगे सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। आपने देखा था ऊपर वोल्ट मीटर से हम उसे क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। वोल्ट मीटर लगा हुआ देखा था ना आपने, गैल्वेनिक सेल में वोल्ट मीटर से उसे हम मेजर कर लेते हैं। बट इसे ईएमएफ कब कहेंगे, इसे ईएमएफ तब कहेंगे जब उस सेल में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही हो, उस सेल में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही हो। क्यों, अगर देखो, अगर आपको बात करें, अगर करंट फ्लो होती है, आप लोगों ने पढ़ा था तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उसका अपोज करता है। पढ़ा था ना कि आप लोगों ने ओम्स लॉ,
अगर हम किसी भी सेल में अगर क्या आ रही है करंट फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस उसका अपोज करेगा, जिससे वोल्टेज क्या होगी, थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, हल्की स्लाइटली क्या हो जाएगी, स्लाइटली क्या हो जाएगी, लो होगी। भाई कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस अपोज करेगा ही करेगा, ओम्स लॉ पढ़ा था तो करेगा। तो यानी इसका मतलब मैक्सिमम वोल्टेज नहीं मिल पाएगी। तो वो तो होती है हमारी क्या होती है, सेल पोटेंशियल, जो सेल में जब करंट फ्लो हो रहा है तब हम मेजर करते हैं। लेकिन अगर हमें चाहिए एक्यूरेट या मैक्सिमम वोल्टेज, ये सेल कितनी मैक्सिमम वोल्टेज दे सकता है, तो उसे बोलते हैं ईएमएफ। ये तब लिख जाती है जब करंट फ्लो नहीं होता। इसे हम लेते हैं पोटेंशियल मीटर से। पोटेंशियोमीटर होता है, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर उससे ली जाती है। इसका पूरा मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं, बिना करंट लेते ताकि इंटरनल रेजिस्टेंस का इफेक्ट ना हो। ठीक है, जब सेल में पूरी कितनी कोई करंट फ्लो ना हो रहा, सब कुछ होगा, उस समय जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है उसे हम बोलते हैं ईएमएफ। और जो करंट फ्लो होते हुए मिल रही होती है उसे बोलते हैं सेल पोटेंशियल। पेपर में कई बार डिफरेंस आ जाता है, देखिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं अलग अलग निकाल सकते, वो हमें एक कलेक्टिवली ही निकालना होगा। लेकिन पेपर में एक थ्योरेटिकल में क्वेश्चन बन जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, सेल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या सेल वोल्टेज, वो है दोनों का डिफरेंस। ईएमएफ क्या है, डिफरेंस तो है ही है, लेकिन ये वो है जब सेल में करंट फ्लो नहीं हो रही, उसमें करंट फ्लो होती है, इसमें करंट फ्लो नहीं होती। इसमें मैक्सिमम वोल्टेज निकालते हैं, इसमें मैक्सिमम वोल्टेज नहीं आ सकती। अगर मैक्सिमम वोल्टेज है तो मैक्सिमम वर्क भी होगा। ठीक, इसे हम सिंपल वोल्टमीटर से निकाल सकते हैं। इसे निकालने के लिए हमें पोटेंशियल मीटर की जरूरत पड़ती है। पोटेंशियल मीटर क्या होता है वो देखते हैं, स्कूल खुलता तो आपको दिखाते हैं। ठीक ठीक, और अगर मुझे इसकी कोई पिक्चर मिलेगी तो मैं आपको सेंड कर दूंगी पोटेंशियोमीटर का। वैसे आपको इतनी नीड नहीं है जानने की कि पोटेंशियोमीटर क्या है, जस्ट आपको समझना है। ठीक, तो मैं इसे रब कर रही हूँ, आई थिंक आपने डेफिनेशन निकाल ली होगी, और इसका डिफरेंस आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, खुद लिखेंगे इसका डिफरेंस, ई सेल सॉरी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस, या ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल में डिफरेंस। ठीक, अब आप मुझे बताइए किसी भी सेल का अगर मुझे ई सेल निकालना है, न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो क्या होगा, तो दोनों के एनोड को, जितना एनोड दे रहा है और एक कैथोड दे रहा है, दोनों को ऐड कर लो, निकल आएगा। तो क्या होगा, ई एनोड, इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मैं स्टैंडर्ड निकालती हूँ, ठीक, क्योंकि हमें नॉर्मल स्टेट में तो हम निकाल नहीं पाएंगे कि दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, ये तो सेम कंडीशन ले, तो हम स्टैंडर्ड की निकाल लेते हैं। चलो पहले नॉर्मल ही निकालते हैं। नॉर्मल किसी के लिए भी बात यही होगी, ई कैथोड रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन वैल्यू है, ये रिडक्शन वैल्यू है, क्या हम ऐड कर सकते हैं, नहीं। हमें क्या करना होगा, या तो दोनों को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर दे या दोनों वैल्यू को रिडक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर दे। हमारी केमिस्ट्री जो बनी हुई है हमारी बुक्स, उसमें जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी रिडक्शन पोटेंशियल में दी गई है। आप अपनी बुक उठा के देख लीजिए, जितनी भी वैल्यू आपको मिलेगी सारी रिडक्शन पोटेंशियल में मिलती है। तो इसलिए हम दोनों को किसमें कर, ये तो रिडक्शन में है ही, इसे भी हम रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, देखिए ऐसे, मैंने आपको बताया था दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम ही तो होती है, वैल्यू सेम ही होती है। भाई ये क्या है, अगर मैं इसे लिख दूं, इधर देखिए m, ध्यान से देखिएगा m की वैल्यू इक्वल किसकी हो जाएगी, माइनस mn। भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल है तो सेम, बस किसका डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है। तो अब की बार ये क्या हो जाएगा, एनोड हमारा हो जाएगा माइनस एनोड। अब ये भी क्या हो गई, हमारी रिडक्शन वाली वैल्यू हो गई, ठीक, प्लस ई कैथोड, कौन सी वैल्यू है, रिडक्शन वैल्यू है। तो क्या बन जाएगा, ई सेल इक्वल टू कैथोड को ई सी माइनस ई ए, और दोनों वैल्यू कौन सी है, रिडक्शन वाली, कौन सी है, रिडक्शन वाली। लेकिन मैंने क्या कहा, जनरल केस में हम दोनों वैल्यू को इक्वल निकालेंगे, हमें दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए। तो इसको हम यूज जनरली किस में करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में करते हैं। मैं बात कर रही हूँ, सेम फार्मूला हो जाएगा किसके लिए, किसके लिए आ जाएगा सेम फार्मूला, सेम फार्मूला हो जाएगा आपका, किसके लिए आ जाएगा सेम फार्मूला हमारा, सेम फार्मूला आ जाएगा। भाई चेक करने गई थी कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि बंद नहीं होगी, इसी ई ए, ठीक, सेम फार्मूला आ जाएगा। तो इस पे थोड़े से न्यूमेरिकल लेते हैं तो हमें क्लियर होगा मुझे, ठीक। ई नोट सेल आपको किसी भी का फाइंड करना है, ठीक, ई नोट सेल फाइंड करना है और वैल्यू गिवन है आपके पास, ई नोट Zn+2 is 0.76 वोल्ट, E नॉट
कॉपर प्लस 2 0.34 -34। ओके, वैल्यू कैसे है, वैल्यू भी याद हो जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी आएगी, ठीक। और आपको निकालना है ई सेल, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें तो हमें सेल दे नहीं रखा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कैथोड है कौन एनोड है? भाई आपको तो मैम याद है, ठीक है, हमें तो याद नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है? कुछ भी नहीं करना, पहला काम क्या करना है, दोनों की वैल्यू को रिडक्शन में करो। आपको याद है मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर बताया था जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है, हाँ या ना? ये वैल्यू पहले चेक करो, ऑक्सीडेशन में रिडक्शन में, पहली बात चेक करो। अगर कोई मेटल 0 से +2 हो रही है तो यानी कि आप ऑक्सीडेशन में, हमें किस में चाहिए, रिडक्शन में चाहिए। किस में चाहिए, रिडक्शन में चाहिए। तो इसे उल्टा कर दो, Zn को +2 को आगे लिया और Zn को पीछे लिया, साइन हो जाएगा माइनस का। साइन मैंने क्या कहा, साइन चेंज हो जाएंगे। इसको देखो, इससे मत देखना कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, इससे मतलब नहीं है, आपको वैल्यू से मतलब है। मैं बताऊंगी अभी कैसे, ठीक। E0 यहाँ पे है Cu+2 और Cu। भाई हमें दोनों वैल्यू किसमें रखनी है, रिडक्शन में। रिडक्शन में रखते हैं साथ ये प्लस का हो गया। अब एक बात बताओ, इन दोनों में से दोनों वैल्यू रिडक्शन में है, हाँ या नहीं? ये भी रिडक्शन में, ये भी रिडक्शन में। बताओ इन दोनों में रिडक्शन में किसकी वैल्यू ज्यादा है? भाई माइनस की है ये, और वैसे इसकी वैल्यू ज्यादा है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो इसका मतलब इसका रिडक्शन होगा, और ये क्या है, कैथोड है। ये क्या है, कैथोड है। वैल्यू को एक ही में रखकर कन्वर्ट करो, ये नहीं कि अलग एक इसको में रख रहे हैं इसमें, कभी आंसर नहीं आ पाएगा, हमेशा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। दोनों को ऑक्सीडेशन में रखो या दोनों को रिडक्शन में रखो, ठीक है। जनरली मैंने कहा पेपर में सब चीजें रिडक्शन से चेक होती है, इसलिए दोनों वैल्यू किसमें रखो, रिडक्शन में रखो, ठीक है। दोनों को मैंने रिडक्शन में रखा तो मुझे पता चला इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन होगा, ये कैथोड होगा, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, एनोड। चाहती तो मैं यहाँ पे पता कर सकती थी, क्यों? ये दोनों वैल्यू क्या है, ऑक्सीडेशन में। दोनों वैल्यू किसमें है, ऑक्सीडेशन में है, एक ही जैसी है। इसका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ किसका ज्यादा है? भाई दोनों वैल्यू ऑक्सीडेशन में, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये एनोड होगा। यहाँ भी मैंने चूज कर लिया, लेकिन मैंने कन्वर्ट क्यों करी? मेरे कन्वर्ट करने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल में वैल्यू कैसी रखनी है, रिडक्शन में रखनी है। न्यूमेरिकल में मुझे वैल्यू कैसी रखनी है, रिडक्शन में रखनी है, इसीलिए मुझे हर वैल्यू को रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको बताऊं पेपर में कन्वर्ट ही आती है, दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के आपको कन्वर्ट करके नहीं दूंगी, आप खुद करना सीखिए। कभी बाय डिफॉल्ट किसी पेपर में ऐसी आ गई जहां वैल्यू कन्वर्ट नहीं है तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे अब तो बहुत आसान है क्वेश्चन, E0 सेल निकालना है। अब बताइए जी कैथोड क्या है, कैथोड हमारा होगा तो कॉपर, और एनोड क्या हो गया हमारा, एनोड हो गया हमारा जिंक, हमने तो निकाला है। ये वैल्यू होगा 0.34, ये -0.76, माइनस प्लस 1.10 वोल्ट। ये कौन सा सेल है, Zn और कॉपर का कौन सा सेल बनता है, डेनियल सेल। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था डेनियल सेल की वोल्टेज कितनी आती है, 1.10, प्रूफ भी कर दिया कितनी आती है, 1.10, ठीक। एक तो ये क्वेश्चन है, इसे समझा, अगला लेते हैं। मैं रब कर रही हूँ उसे, हो सकता है इन क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी, मैंने आपको देखिए ये जो क्वेश्चन है एक बड़े क्वेश्चन के नास्ट इक्वेशन के छोटे छोटे पार्ट है। इक्वेशन बनानी मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में सिखा दी थी, आज आपको E0 सेल निकालना सिखाया है। फिर E सेल कैसे निकलेंगे हम ये बाद में बताएंगे, ठीक। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, E0 सेल ही निकालना है, ठीक। इसमें E0 Zn ही ले लिया हमने, चलो कितना है 0.76 वोल्ट, और E0 Ag प्लस Ag 0.80 वोल्ट। अब देखो इसमें मुझे छाटना है, फिर बच्चे कहेंगे मैम इसी से छाट देते हैं, ये वैल्यू बड़ी है तो ये रिडक्शन होगा, ठीक। ये रिडक्शन, पहले तो देखो दोनों की वैल्यू क्या है। ये वैल्यू रिडक्शन वाली है, ये वैल्यू कैसी है, रिडक्शन वाली, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू ऑक्सीडेशन वाली है, तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हमें दोनों चीजें एक में ही रखनी होगी, ठीक। तो ये वैल्यू कौन सी है, ऑक्सीडेशन वाली, तो इसे कन्वर्ट करना होगा किसमें, रिडक्शन में। जब हम रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, -0.76 वोल्ट, हाँ या नहीं, आ गए। अब बताइए ओब्वियसली आपको बड़ा ये दिख रहा है, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है, तो क्या आ जाएगा, E सेल इक्वल टू
क्या आएगा 0.80 आगे माइनस 0.76 आप कर लेंगे, ये भी हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं आप भी लेंगे, खुद करिएगा। ये Ni+2 0.25 वोल्ट, सबके पीछे वोल्ट है, और ई सेल ये निकालना है आपको, और ये दे रखा है आपको कॉपर +2 -0.34 वोल्ट। ठीक, एक तो क्वेश्चन ये हो गया, ये मैंने आपको होमवर्क दिया। एक मैं और होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क कहता है ऐसे कि एक सेल बना हुआ है, ये नहीं, ठीक है, ये सेल बना हुआ है हमारे पास, ठीक। और इसके लिए E0 सेल आता है 4 वोल्ट, और EU CU to CU है हमारे पास 0.34 वोल्ट। आपको ये बताना है E0 CR ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक हो जाएगा, फार्मूला वही लगेगा। फार्मूला क्या लगेगा, वही। अगर ये वैल्यू ऐसे ना पूछते, ऐसे पूछ लेते, कहते ये बताओ, तो पहले निकलेगा तो यही रिडक्शन वाली वैल्यू, फिर उसे ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर देते साइन बदल के, बात वही थी। क्वेश्चन ऐसे ना देकर ये पूछ ले, तो ये गलती मत करना कि ये सेम ही है। ये क्या है, रिडक्शन वाली वैल्यू है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू है। रिडक्शन वाली तो न्यूमेरिकल से निकल जाएगी, कैसे, आप लोगोगे E0 सेल इक्वल टू क्या आएगा, E कॉपर सेल बना हुआ है। अब जब सेल बन गया तो अपना दिमाग मत लगाइएगा। एक और बात, अगर सेल बना हुआ आपको मिल गया तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि किसका रिडक्शन, फिर तो आप ये देखिए लेफ्ट में ऑक्सीडेशन और राइट में रिडक्शन है, बस। फिर हमें बड़ा छोटा नहीं देखना है, क्यों, सेल बना हुआ, हम तो सेल की बात ही मानेंगे ना। तो ई सेल, इसमें क्या रहा, ये रिडक्शन है, E0 सेल, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू तो इसमें आएगी। लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछे तो क्या करेंगे, साइन बदल करके लिख देंगे। जो भी वैल्यू इसकी आएगी उसका साइन प्लस में आएगी, माइनस में आएगी, जो भी आएगी उससे बदल के देख लेंगे। ठीक, अब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। अगर आपका ई सेल, जनरली ई सेल की बात ही कर रहे हैं, ई सेल आपका अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, इससे कभी वैल्यू बड़ा हमेशा कैसे होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होके। और जीरो आता है तो इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन इसको हम डिटेल में डेल्टा जी के साथ डिस्कस करेंगे। मैंने अभी आपको बता दिया, कभी भी ई सेल नेगेटिव नहीं आता है, क्योंकि वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर हमें केमिकल रिएक्शंस करानी होगी। ठीक, तो ये थे इसके छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी इसकी बात करेंगे जब हम नस्ट इक्वेशन करेंगे, क्योंकि अभी इस चैप्टर में थ्योरी बहुत है। जब तक हम उसे क्लियर करके अपने कंसेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तब तक हमें चैप्टर नहीं आएगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हमें पता होना चाहिए कि हर क्वेश्चन में करने से पहले हर वैल्यू को हमें रिडक्शन में चेंज करनी होगी। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा, वो कैथोड होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो क्या होगा, एनोड होगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, ये हमें पता। ईएमएफ में क्यों डिफरेंस है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से मैक्सिमम वोल्टेज नहीं मिल पाती, इसीलिए, बस और कुछ नहीं। न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। न्यूमेरिकल दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक, अब आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसकी बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। इसकी आ गया हमारा नया टॉपिक। क्या बात करनी है हमें, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करनी है। अब हम इतनी वैल्यू कर रहे हैं, मैं जेडन की वैल्यू रख रही हूँ, मैं कॉपर की वैल्यू रख रही हूँ। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ये वैल्यू आपको गिवन है, लेकिन किसी को कहीं से तो गिवन हुई होगी। भाई मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ा है,
ठीक, अभी पूरा पढ़ रखा है, आप लोगों को भी कुछ टाइम में पता चल जाएगा। लेकिन ये वैल्यू आई कहाँ से, कहीं से तो आई होगी ना, किसी ने तो किया होगा ना। अभी तो देखो, अब हमें पता चला था कि कार्बन की का 12 ग्राम होता है, हमने पढ़ा था भाई ये पेन है वो 5 ग्राम का है या 1 ग्राम का है, कुछ तो हमने स्टैंडर्ड मान के कोई चीज करी होगी ना। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालनी है, देखिए अगर हम बनाते हैं बस सेल, ये हमारा सेल है, ये हमारा दूसरा है, इसको हम जोड़ देते हैं वोल्टमीटर से और ये अंदर आ जाता है वोल्टेज। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, जब हमारा सेल चल रहा होगा तो आप लोग आओगे और अपनी रीडिंग यहाँ से नोट करोगे, वोल्टेज से यहाँ से नोट करोगे या नहीं करोगे। ठीक, आप कैसे बताओगे कि इसकी वैल्यू क्या है या इसकी वैल्यू क्या है, क्या हम मेजर कर सकते हैं? किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम मेजर ही नहीं कर सकते। हमें क्या पता होगा इस सेल और सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में थोड़ी पोटेंशियल मीटर लगा। अब कोई बच्चा दिमाग चला लगा दो मैडम इसके बीच में पोटेंशियल मीटर लगा दो, जी लगा, आपकी बात मान ली मैंने, ये चीजें ये पोटेंशियल मीटर लगा दो, कहाँ लगाऊं, किस सॉल्यूशन में किस पॉइंट पे लगाऊं, ये बताइए। लगा भी दिया, जिस पॉइंट पे भी लगा, जरूरी थोड़ी यही करो, नीचे वाला आयन भी तो कर सकता है, किस पे लगा के करें, कैसे वैल्यू इसकी हम फाइंड करें, नहीं कर सकते। सिंगल इलेक्ट्रोड की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। फिर जब हमें सिंगल इलेक्ट्रोड की वैल्यू ही नहीं पता तो हम इतनी वैल्यू लिख कहाँ से रहे हैं कि Zn का माइनस में लिख रहे हैं, कॉपर का हम प्लस में लिख रहे हैं, सिल्वर का Ni का, ये कहाँ से लिख रहे हैं? जब मैंने कहा किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो हम मेजर ही नहीं कर सकते। क्यों? हम तो सिर्फ मेजर कर सकते हैं सेल पोटेंशियल। क्या मेजर कर सकते हैं? सेल पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। ना हम इसका पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, ना हम इसका पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा तो पोटेंशियल फिर कैसे मेजर करें, तो हम कैसे मेजर करें पोटेंशियल? तो पोटेंशियल मेजर करने के लिए एक तरीका है। देखो, जब हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी थी शुरुआत में मोनोल कॉन्सेप्ट में, तब हमने कहा था, हमने एक यूनिट मास ली थी, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, यानी वन, क्या मानना था, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इनटू 1/12 कार्बन 12 के, ऐसे कुछ हमने रेफरेंस लिया था। इसके रेफरेंस से कंपेयर किया था हमने सभी का, ऐसे किया था। तो अब इसे भी कंपेयर करना है, तो इसी भी कंपेयर करने के लिए इसी कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल क्या होता है, EC माइनस EA, यही तो डिफरेंस होता है ना, यही डिफरेंस है। अब मुझे किसी अगर एक की वैल्यू पता हो तो मैं दूसरे ये पता हो तो तुम्हें ये वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं भाई, ये वैल्यू तो मैं यहाँ से निकाल लूंगी और इसकी वैल्यू मुझे खुद पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाऊं जिसकी वैल्यू मुझे क्या हो, पता हो, जिसकी वैल्यू क्या हो मुझे पता हो, और उसको मैं यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू निकालूं। और वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाओ अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, इसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए, तो जो भी आपकी वोल्टेज आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, आपके कैथोड के। ये कैथोड 0 ना करे, मतलब एनोड 0 ना करे, कैथोड कर दे, तो अब जो सेल की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, आपकी माइनस एनोड के। किसके बराबर हो जाएगी, माइनस एनोड के। तो इसका मतलब हमें कोई एक ऐसे सेल का, मतलब इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन करना होगा जिससे हम इनका क्या कर सके, इनका वैल्यू निकाल सके। भाई किसी का रेफरेंस है, अगर कोई मुझसे पूछे आपकी हाइट कितनी है, अब मैं कहाँ से पूछ रहे हो, बॉटम से पूछ रहे हो या फर्स्ट फ्लोर से पूछ रहे हो, या अगर मैं खड़ी हो जाऊं 15 फ्लोर पे तो वहां से पूछ रहे हो, कोई तो रेफरेंस लेना पड़ेगा ना, हमें कहीं तो रेफरेंस लेके हम मेजर करेंगे किसी भी चीज को। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए होगा, एक इलेक्ट्रोड चाहिए होगा जिसका नाम हो, जो होगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या होगा, हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में। तो we cannot calculate the electrode potential of single electrode. We can only measure the potential difference between the two electrode in complete cell. यही मैंने आपको बताया, हम यही मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें किसकी नीड होगी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की नीड होगी, जिसमें एक की वैल्यू हमें पता होगी, एक की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी अभी लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है इसकी, तो मैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड अगले क्लास में कराती हूँ। ठीक, तो आप पहले इसे क्लियर कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड।